हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जयराम चौधरी और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस गुरु द बेस्ट पर। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। आज क्लास 10th के लिए मैं अब सीरीज एक शुरू करने वाला हूं जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं आपके लिए एग्जाम के लिए। ठीक है, सीबीएसई टर्म 2 का जो हमारा सिलेबस है अकॉर्डिंग टू दैट सिलेबस, और जो सैंपल पेपर भी सीबीएसई ने रिलीज किया ना, उस सैंपल पेपर की जो मार्किंग स्कीम है उसके अकॉर्डिंग 2 मार्क्स 3 मार्क्स वाली जो क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, उसी पैटर्न में आपको अब जो वीडियो की सीरीज मिलेगी उसमें वही क्वेश्चन मिलेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है उनके बेसिस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार के पेपर में बन सकते हैं वो मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं। तो सबसे पहले आज फर्स्ट वीडियो में लेके आया हूं चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी है चैप्टर 4 में हमें वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन एंड होमोलोगस सीरीज, ये 3 टॉपिक है यही पढ़ने। तो इन पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ना वो मैं क्वेश्चन आपको के लिए लेकर आया हूं इस वीडियो में। सबसे पहला क्वेश्चन यहां से शुरुआत करते हैं हम। व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? स्टेट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज की जस्ट डेफिनेशन पूछिए, इसके 2 कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे। ये जितने भी टॉपिक है ना, कोवेलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, होमोलोगस सीरीज, इन पे सब पे मैंने वीडियो बना रखे, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहां से देखो ताकि आपको हर एक चीज, ये जो कंसेप्ट है ना, ये अच्छे से क्लियर हो जाए, आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं। होमोलोगस सीरीज क्या है और इसके 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने। तो देखो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? ए सीरीज ऑफ सिमिलरली कांस्टिट्यूएंट कंपाउंड्स इन व्हिच द मेंबर्स present have the same functional group, same chemical properties, same general formula, and successive members of a particular series differ by a CH2 unit and 14U mass। ये इसके डेफिनेशन है भाई। होमोलोगस सीरीज क्या है? होमो का मतलब हो गया सेम, ठीक है, सेम, यानी ये क्या है? ये एक सीरीज है। इट इज ए सीरीज ऑफ द कंपाउंड्स हैविंग सेम जनरल फॉर्मूला एंड सिमिलर फंक्शनल ग्रुप, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, यानी एक ऐसी सीरीज है, जनरली हम यहाँ कार्बन चेन की बात करने वाले हैं, होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन की बात करने वाले हैं। तो कार्बन के कंपाउंड्स की ऐसी सीरीज है, ऐसी एक चेन है जिसमें जो कंपाउंड्स हैं उनका सेम जनरल फॉर्मूला होता है और उनका सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। अगर वो फंक्शनल ग्रुप वाली सीरीज है, ठीक है, एल्केन एल्किन एल्काइन की सीरीज नहीं है। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है, जैसे एल्कोहल की है, हालांकि फंक्शनल ग्रुप और ये अभी नहीं है सिलेबस में, एल्कोहल की है, कीटोन की है, कार्बोक्सिलिक एसिड की, तो सेम फंक्शनल ग्रुप होने वाला है, सेम उनका जनरल फॉर्मूला सेम रहने वाला है और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होने वाली है। क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी सेम क्यों होने वाली है? क्योंकि ये उस फंक्शनल ग्रुप के द्वारा डिसाइड होगी। केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइडेड बाय द फंक्शनल ग्रुप। जैसे एल्कोहल की अगर वो चेन है, एल्कोहल की अगर वो सीरीज है, तो एल्कोहल में मीथेनॉल, प्रोपेनॉल, इथेनॉल, ब्यूटेनॉल, ये सब की केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहने वाली है, बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज डिसाइडेड बाय द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, और डिफरेंस क्या है कि एक मेंबर से अगले मेंबर पे हम जाएंगे तो एक CH2 यूनिट बढ़ जाएगी, और एक CH2 यूनिट का मास होता है 14U, तो 14U मास बढ़ जाएगा। भाई कार्बन का मास 12 प्लस हाइड्रोजन का 1, तो हाइड्रोजन के 2 एटम है तो 2 एटम का 2U, तो 12U प्लस 2U कितना हो गया? 14U मास बढ़ जाएगा। देखो इसको हम समझ लेते हैं। अब ये जो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये क्या होगी? तो आप ये लिख सकते हो कि सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, और भी लिख सकते हो आपकी सक्सेसिव मेंबर्स डिफर बाय ए CH2 यूनिट, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज भी आप लिख सकते हो। हालांकि फिजिकल प्रॉपर्टीज में ग्रेडेशन होता है, वो भी आपको बताऊंगा क्या चीज होता है। पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लो एक एल्केन की हम सीरीज बनाते हैं, तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। इसी तरह से अगर एल्कीन की बनानी हो, एल्केन एल्किन एल्काइन तीनों की अगर हमें बनानी हो ना, तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, यहां पर 2 कम करते जाना है। इसी तरह से एल्काइन, एल्काइन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2। ठीक है, अगर इससे हम बनाए तो फर्स्ट मेंबर जो यहां पर बनेगा ना, यहां पर फर्स्ट मेंबर जो बनेगा वो CH4 बनेगा, मीथेन बनेगा। भाई नंबर ऑफ कार्बन अगर 1 है तो C1, ठीक है, और H2 × 1 2 + 2, 2 × 1 2, 2 + 2 4, तो C1 और H4 यानी CH4। तो फर्स्ट मेंबर क्या बन गया? CH4। अब इसका नेक्स्ट मेंबर आपको बनाना है तो क्या करना है? इसमें प्लस CH2 करना है, डिफर बाई CH2 यूनिट, तो प्लस CH2 करते जाओ, अगला मेंबर आता जाएगा। प्लस CH2 करो, देखो कार्बन 1 और कार्बन 2, तो यहां पर हो गया कार्बन 2, H4 + 2 6, तो सेकंड मेंबर क्या हो गया? C2H6। अब अगर इसका थर्ड मेंबर निकालना है तो फिर वही करना है, CH2 प्लस कर दो, C2 + C C3, H6 + 2 H8, तो C3H8 इसका थर्ड मेंबर हो गया। अब इसका फोर्थ मेंबर निकालना है तो फिर से CH2 प्लस करो, ठीक है, CH2 प्लस करते क्या हो गया? C तो हो गया 4 और H हो गया 10, तो C4H10 ब्यूटेन, ये चौथा मेंबर हो गया। इस तरह से आपको नेक्स्ट मेंबर मिलते जाएंगे। अब इनके नाम मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, इस तरह से इनके नाम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सेम जनरल फॉर्मूला है, सबका जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 ही आएगा अगर वो एल्केन है तो। इसी तरह से एल्कीन है तो CnH2n आएगा। अगर फर्स्ट मेंबर बनाएंगे तो यहाँ फर्स्ट मेंबर 1 कार्बन वाला बनेगा नहीं, क्योंकि एल्कीन में क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है, और डबल बॉन्ड के लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, और एल्काइन का भी सेकंड मेंबर
कार्बन नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 से ही स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड होता है तो ट्रिपल बॉन्ड के लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए। ये तो इसका CnH2n से अगर हम पहला मेंबर बनाएंगे तो वो नंबर 2 यानी यहाँ कार्बन के नंबर 2 लेने, तो C2H2 इंटू N, N का नंबर यहाँ हम 2 ले रहे हैं, तो फॉर्मूला क्या बन गया C2H4। ये फर्स्ट मेंबर बन गया किसका, एल्कीन सीरीज का, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 कार्बन वाले को ईथ कहते हैं और इन लास्ट में ऐड कर दो तो इथीन, ठीक है। यहाँ पर एन लास्ट में आएगा जैसे मीथेन, ठीक है, ये मीथेन था, मीथेन ANE आएगा लास्ट, मीथेन। ये क्या था, इथेन, ANE इथेन। ये क्या था, प्रोपेन। ये क्या था, ब्यूटेन। ANE आ रहा है सबके लास्ट में, ANE। इस इनमें सबके लास्ट में ENE आएगा, जैसे ये 2 कार्बन वाला ईथ है तो ईथ प्लस लास्ट में क्या आपको ऐड करना है, ईन, तो इथीन। अब इसका अगला मेंबर बनाना है तो मैंने बताया आपको कि CH2 प्लस करते जाओ, किसी भी सीरीज में नेक्स्ट मेंबर आ जाएगा। CH2 प्लस करो इसमें, तो C2 की जगह हो गया C3 और H की जगह हो गया H6, तो C3H6 कौन सा हो गया अगला मेंबर, क्या नाम हो जाएगा, 3 कार्बन प्रोप, तो प्रोप के लास्ट में क्या ऐड करना है, इन, तो प्रोपीन, ठीक है। इस तरह से करना है। अब देखो ये क्या चीज है, देखो मेंबर्स हैव सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टी बट शो ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज as molecular mass increases and number of covalent bond also increases। देखो क्या होता है कि एक मेंबर से अगले मेंबर में हम जा रहे हैं, जैसे एल्केन का फर्स्ट मेंबर CH4, ठीक है, नेक्स्ट मेंबर क्या हो जाएगा CH2 प्लस कर लो C2H6, अगला मेंबर क्या हो जाएगा C3H8, नेक्स्ट मेंबर क्या हो जाएगा C4H10, CH2 प्लस करते जाओ C5H12। तो हम एक मेंबर से अगले मेंबर में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मोलिकुलर मासेस इंक्रीजेस। भाई इससे इसका मोलिकुलर मास कितना इंक्रीज हो गया 14U, क्योंकि मोलिकुलर मास में क्या डिफरेंस होता है 14U का। नेक्स्ट मेंबर में और जाओगे तो फिर प्लस 14U हो जाएगा इस तरह से। और नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड इंक्रीज हो रहे, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड भी इंक्रीज हो रहे। यहाँ पर नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं, एक कार्बन के साथ में 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कितने हो गए बताओ भाई, 1 2 3 4 कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पर देखो नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कितने, C2H6 है, 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, तो ये 6 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड कितने हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अगले में देखो C3H8 में कितने हैं, 3 कार्बन है, ये 3 कार्बन और हाइड्रोजन 8 है, तो 3 यहाँ 2 यहाँ 5 और 6 7 8, टोटल बॉन्ड कितने हो गए, नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हो गए देखो 3 + 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना, 10 बॉन्ड हो गए। तो इस तरह से नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज हो रहे हैं और नंबर ऑफ एक मोलिकुलर मास इंक्रीज हो रहा है। तो इस वजह से क्या होगा कि कुछ जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है जो मोलिकुलर मास पर डिपेंड करती है, जो नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स पर डिपेंड करती है, उनमें ग्रेजुअल चेंज देखने को मिलेगा, या तो ग्रेजुअली इंक्रीज होगी या ग्रेजुअली डिक्रीज होगी। जैसे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अगर हम एक मेंबर से अगले में जाएंगे ना इस सीरीज में, एल्केन सीरीज में, तो ग्रेजुअली इंक्रीज होगा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो वो फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, जो किस पे डिपेंड करती है, जो डिपेंड करती है मोलिकुलर मास पे और नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स पे, उनमें आपको एक ग्रेजुअल चेंज देखने को मिलेगा जब आप सक्सेसिवली एक मेंबर से अगले मेंबर में जाओगे, किसमें, होमोलॉगस सीरीज में। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन होमोलॉगस सीरीज का आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन का फॉर्मूला और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछिए आपसे। देखो अब इसमें क्या करना है आपको, साइक्लो का मतलब जब भी साइक्लो आ जाए ना, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, मतलब कि जो कार्बन एटम है ना जितने, वो सारे आपस में रिंग में जुड़े हुए हैं, साइक्लोपेंटेन। अब पेंटेन का मतलब क्या है भाई, पेंट का मतलब क्या है 5, साइक्लो का मतलब है रिंग, साइक्लो का मतलब हो गया रिंग। साइक्लो के बाद में क्या है पेंट, पेंट का मतलब क्या है कि 5 कार्बन, यानी इस रिंग में कितने कार्बन जुड़े हुए, 5 कार्बन, 5 कार्बन जुड़े हुए, ठीक है। और ANE, एन यानी ये क्या है, एल्केन है, एल्केन है यानी कार्बन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अगर यहाँ साइक्लोपेंटीन हो जाता, ENE पेंटीन हो जाता, तो इसका मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। और अगर पेंटाइन हो जाता तो कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये ध्यान रखना होगा आपको कि क्या क्या देखना है हमें। साइक्लो, पहले तो साइक्लो मतलब रिंग में जुड़े हुए, कितने हैं, पेंट यानी 5, यानी 5 कार्बन है। आगे क्या है, सफिक्स देखो, एन, इन, आइन, क्या है, एन है यानी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो अब इससे क्या समझ में आ गया कि 5 कार्बन है और 5 कार्बन रिंग में आपस में जुड़े हुए, तो रिंग में आपस में 5 कार्बन जोड़ दो, ऐसे हो गए ये 5 कार्बन जैसे यहां पर जुड़े हुए। तो अब 5 कार्बन रिंग में सिंगल बॉन्ड से जुड़ गए। अब देखो हाइड्रोजन कितने यहां पर, साइक्लोपेंटेन का जनरल फॉर्मूला जो पेंटेन यानी एल्केन का फॉर्मूला होता है ना, वो फॉर्मूला नहीं होगा, वहां पर C5H12 होता है,
लेकिन यहाँ पर C5H10 ही है, इसका जनरल फॉर्म, इसका फॉर्मूला C5H10 ही आएगा। अब आप यहाँ कार्बन को देखो, हर कार्बन की 2 वैलेंसी पूरी हो रही है, यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है भाई, इस कार्बन की भी ये 2 पूरी हो रही है, तो जो बाकी 2 और बच गई, 4 वैलेंसी सेटिस्फाई करनी है ना हमको, 4 वैलेंसी होनी चाहिए, तो बाकी 2 से हाइड्रोजन जोड़ दो, तो हर कार्बन पर कितने हाइड्रोजन जुड़ गए, 2, ठीक है। तो टोटल कार्बन कितने हो गए, 2 + 2 + 2 + 2 5 या 10। ये देखो इस तरह से कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा और हर कार्बन की 2 वैलेंसी सेटिस्फाई होगी, 2 जो अनसेटिस्फाइड वैलेंसी वहां पर हाइड्रोजन जोड़ना है, तो टोटल 5 कार्बन और 10 हाइड्रोजन, 2 4 6 8 10, C5H10 फॉर्मूला बन गया। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ये देख लो, सिंगल बॉन्ड का मतलब हो गया कि 2 इलेक्ट्रॉन है ना, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, एक ये देगा, सब जगह सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन आपको शेयर करवाने। अब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को जैसे यहाँ पर ये शो कर दिया, रेड कलर से ये शो कर दिया, तो अब कार्बन के इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से शो कर दो, है ना, सब जगह आप देखो इस तरह से, है ना। तो कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों, एक ये कार्बन शेयर करेगा, एक ये वाला शेयर करेगा। हाइड्रोजन के साथ जो है वो एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 4। आउटर मोस्ट के कितने इलेक्ट्रॉन है वही दिखाना है हमको, 4 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर का हर कार्बन के पास में 4 इलेक्ट्रॉन, देखो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, 4 और 2 ये 6 और 2 ये 8, अब टोटल 8 हो गए। 4 है, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो 4 तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन है इसके खुद के, और 4 में से एक ये कार्बन देगा 5, एक ये कार्बन इसको देगा 6 और 2 ये हाइड्रोजन दे देंगे, एक एक तो हो गए 8 इस तरह से। अब देखो सब जगह कार्बन का आउटर मोस्ट कंप्लीट है, 8 इलेक्ट्रॉन है, काउंट करोगे 2 + 2 + 2 + 2 8 हो गए। हाइड्रोजन हीलियम जैसा है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक कार्बन का एक खुद का हाइड्रोजन का, इस तरह से सबके पास में ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इसकी हो जाएगी। तो ये साइक्लोपेंटेन हो गया, C5H10 है और ये इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन। एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है, आपके बुक में भी ये क्वेश्चन है, पेंटेन के आप कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रॉ कर सकते हो। देखो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पेंटेन का पूछा जा सकता है या ब्यूटेन का पूछा जा सकता है। अभी सैंपल पेपर में भी आपको पता है ब्यूटेन पर क्वेश्चन पूछा था, सेम ये ऐसा ही क्वेश्चन था वो भी। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि जो फर्स्ट 3 मेंबर है एल्केन सीरीज के, ठीक है, मीथेन, इथेन और प्रोपेन, उनमें एक भी आइसोमर नहीं होता। क्यों नहीं होता उसका रीजन मैं अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में, वही क्वेश्चन है उसमें बताने वाला हूं। अब नंबर 4 पे जो है ना ब्यूटेन, वहां से आइसोमर बनने स्टार्ट होते हैं, तो 4 वाले के बनते हैं 2, और अब यहां से आप एक एक प्लस करते जाओ, 4 के बनते हैं 2, 4 वाले के बनते हैं 2, 5 वाले के बनते हैं 3, इस तरह से। तो पेंटेन के यहां पर है ना 3 बनेंगे, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, 3 आइसोमर्स बनेंगे। जो स्ट्रेट चेन होगी ना उसका नाम हो गया नॉर्मल ब्यूटेन अगर 4 है तो, और 5 है तो नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल हेक्सेन, इस तरह से, ठीक है। और जो ब्रांच होगी ना, एक जो चेन ब्रांच वाली होगी उसका नाम होगा आइसो, तो ये आइसो पेंटेन हो जाएगा, अगर ब्यूटेन है तो आइसो ब्यूटेन हो जाएगा, ठीक है। अब ये ब्रांचिंग यहाँ और यहाँ है ना, तो इन दोनों का एक ही मतलब है। अगर हम जहां से ब्रांचिंग को कम नंबर देना पड़े वहां से हम नंबरिंग करेंगे इसकी, तो इस कार्बन की को 1 देंगे, इसको 2 देंगे, इसको 3 देंगे और इसको 4 देंगे। तो जब इसका नोमेनक्लेचर करेंगे ना हम तो इसको 2 मेथिल लिखेंगे, ये मेथिल ग्रुप है यहाँ पर, तो 2 मेथिल ब्यूटेन हो जाएगा ये। और जब ये कार्बन, अगर ये ब्रांचिंग यहाँ ना होके अगर यहाँ होती है, ठीक है, और यहाँ नहीं आती है, तो अब ये नंबरिंग जो है ना वो चेंज हो जाएगी। अब जिधर से ब्रांच वाले कार्बन को कम नंबर देना पड़े वहां से ब्रांचिंग करेंगे। अगर इधर से ब्रांचिंग करते हैं तो इसको नंबर 3 मिल रहा है ना, और अगर इधर से ब्रांचिंग करते हैं तो इसको नंबर 2 मिल रहा है, तो नंबर 2 कम है ना, तो ये वाली ब्रांचिंग सही है, ये गलत है। ऐसे ब्रांचिंग, ऐसे नंबरिंग नहीं करनी है, हमें ऐसे नंबरिंग करनी पड़ेगी। ऐसे नंबरिंग करेंगे तो ब्रांचिंग वाले कार्बन को नंबर 2 मिल रहा है ना, तो 2 पे मेथिल जुड़ा हुआ है, 2 पे मेथिल जुड़ा हुआ है, तो ये भी 2 मेथिल ब्यूटेन हो जाएगा। तो वो दोनों सेम है, इसलिए चाहे यहां पर कर दो ब्रांचिंग, चाहे यहां पर कर दो, एक ही बात है। तो इसका नाम हो जाएगा, जिसमें एक सिंगल ब्रांचिंग होनी, एक ही कार्बन पे ब्रांचिंग होना, उसका नाम होता है आइसोपेंटेन। एक स्ट्रेट चेन हो और एक जगह एक कार्बन पे ब्रांचिंग हो, वो आइसो हो जाता है। तो ये हो गया आइसो। स्ट्रेट चेन हो जाती है नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन, और ये नियोपेंटेन कहलाता है। यानी नियो मतलब नया टाइप का, जो नई टाइप की मतलब सबसे मस्त वाला डिजाइन है ना वो ये है, तो इसका नाम हो गया नियो। यानी जहां पर सारे एक सेंटर में कार्बन हो और बाकी सारे उससे इस तरह से अटैच्ड हो, ठीक है, तो ये हो गया नियोपेंटेन। तो ये नियोपेंटेन है, ये कार्बन है, फिर बाकी इस तरह से जुड़े रहेंगे। अब इसका नोमेनक्लेचर का है, अभी आपके सिलेबस में नहीं है तो उस पर हम बात नहीं करेंगे ज्यादा। तो ये आगे देखो इनके स्ट्रक्चरल आइसोमर्स इस तरह से बना देंगे। बाकी हाइड्रोजन जोड़ दो आप तीनों, भाई जो एंड वाले उन पे 3-3 जुड़ जाएंगे, बाकी जो है उन पे सब पे 2-2 जुड़ जाएंगे, क्योंकि इस कार्बन की 2 वैलेंसी तो आजू बाजू वाले कार्बन से ही पूरी हो रही, तो बाकी 2 हाइड्रोजन इसके पास में जुड़ जाएंगे। तो ये बन गया आपका C5H12। सब जगह 12-12 हाइड्रोजन है और 5-5 कार्बन है। यहाँ पर देख लो, ये एक ब्रांच है, यहाँ हमने एक ब्रांच निकाल दी और 3 हाइड्रोजन इस पे जोड़ दी, ठीक है। और ये इस तरह से
नियो वाले में एक सेंटर में कार्बन है, बाकी सब जगह एक एक कार्बन जुड़ा हुआ है, फिर उन सबसे तीन तीन हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। इस तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं इसको शॉर्ट, इस तरह से एक बीच में कार्बन लिख दिया, फिर CH3 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 चारों तरफ। तो ये हो गया आपका कि 3 आइसोमर्स पॉसिबल हो सकते हैं किसमें, पेंटेन में, C5H12 में। स्ट्रेट चेन है नॉर्मल पेंटेन, एक जगह ब्रांचिंग है केवल एक कार्बन पे, बाकी चेन स्ट्रेट है आइसोपेंटेन। एक सेंटर में कार्बन है और उससे चारों तरफ कार्बन ही जुड़े हुए हैं, ठीक है, चारों के चारों, और उसका नाम हो जाएगा नियोपेंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी कोवलेंट बॉन्ड्स आर देयर इन ए मॉलिक्यूल ऑफ इथेन। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जिसमें आपसे कोवलेंट बॉन्ड्स के नंबर पूछे जाए। ठीक है, किसी का भी पूछ सकते हैं, इथेन का, इथाइन का, है ना, इथीन का, प्रोपीन का, प्रोपाइन का, किसी का भी एल्केन एल्किन एल्काइन के किसी भी सीरीज का कोई मेंबर देके उसमें से टोटल कोवलेंट बॉन्ड के नंबर पूछे जा सकते हैं। ये एक्सरसाइज में भी एमसीक्यू क्वेश्चन है। तो इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले जो मेंबर लिखा हुआ है ना उसका फॉर्मूला लिखना है और फिर उसकी स्ट्रक्चर बना लेनी है और देख लेना है कि कितने हैं। सबसे बेस्ट तरीका तो यही है बस। जैसे यहाँ पर इथेन है तो देखो मीथेन, मीथ का मतलब 1 कार्बन, ठीक है, ईथ का मतलब हो गया 2 कार्बन, प्रोप का मतलब हो गया 3 कार्बन, ठीक है, और ब्यूट का मतलब हो गया 4 कार्बन, पेंट का मतलब हो गया 5 कार्बन, ठीक है, और हेक्स का मतलब हो गया 6 कार्बन। यहीं तक पूछा जाएगा, आपसे ज्यादा पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। हेप्ट, ऑक्ट, नैनो, डेका, ठीक है, हेप्टेन, ऑक्टेन, नेनेन और डेकेन, ये भी होता है, 10 तक ऐसे हो जाते हैं। यहीं तक आप याद रखो। अब इनके आगे लास्ट में लगा हुआ क्या, सफिक्स क्या लगा हुआ है, ANEN लगा हुआ है कि ENE लगा हुआ है कि YNE लगा हुआ है। भाई ANEN लगा हुआ है ना, इसका मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अगर EN लगा हुआ है इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, ठीक है, और एन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। और अगर आइन लगा हुआ है तो इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। अब फिर उसके हिसाब से आपको देख लेना है बाकी कितने हाइड्रोजन है उसमें, फॉर्मूला के हिसाब से, और टोटल बॉन्ड को काउंट कर लेना है। जैसे यहाँ पर हम इथेन का देखें तो इथेन का फॉर्मूला होता है इथेन, इथेन मतलब ईथ यानी 2 कार्बन, और आगे ए यानी एल्केन यानी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो कार्बन और 2 कार्बन ये हो गए, इनके बीच में ये सिंगल बॉन्ड हो गया। अब बाकी जो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करनी है वैलेंसी, तो इस कार्बन की अभी देखो 3 और बाकी है, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन और आ जाएंगे। इसी तरह से इसकी भी 3 बाकी है, तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे। तो फॉर्मूला क्या बन गया, C2H6 बन गया। अब टोटल बॉन्ड काउंट कर लो कितने, देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल बॉन्ड कितने हो गए, 7 हो गए। अब अगर मान लो ये इथेन की जगह इथीन होता, इथीन होता, तो इथीन का मतलब देखो ईथ से मतलब पता चल गया कि 2 कार्बन है भाई। अब ईन का मतलब क्या है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो अब कार्बन की 4 वैलेंसी में से 2 तो यहाँ सेटिस्फाई होगी, जो बाकी जो 2 बची वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दो, तो 2 हाइड्रोजन इधर जुड़ जाएंगे, इसमें भी 2 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएंगे। अब देखो टोटल बॉन्ड कितने, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड 6 है। अगर ये इथीन की जगह इथाइन होता, इथाइन होता, तो ईथ से आपको पता चल गया कि 2 कार्बन है, ठीक है। अब आइन, वाई यानी आइन से आपको पता चल गया कि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है यानी इस कार्बन की 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, इसकी भी 3 सेटिस्फाइड है, एक अनसेटिस्फाइड है, वहां पर आप एक हाइड्रोजन इधर जोड़ो, एक हाइड्रोजन इधर जोड़ो, फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया C2H2। अब बॉन्ड काउंट कर लो कितने बॉन्ड है, तो 3 तो यहाँ पर है कार्बन कार्बन के बीच में, एक ये चौथा और एक ये पांचवा, टोटल 5 हो गए, 3 4 एंड 5, टोटल नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड 5। इस तरह से आपको निकाल लेनी है किसी की भी। जैसे मान लो हम ब्यूटेन के निकालते हैं, ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन, तो ब्यूट से आपको पता चल गया कि कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, 1 2 3 और 4 कार्बन। अब आगे क्या है, सफिक्स क्या है वो देखो, एन यानी कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो बाकी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई होनी है, हाइड्रोजन से, तो यहाँ पर तो 3 हाइड्रोजन लगेंगे, जो एंड्स वाले हैं वहां पर 3 हाइड्रोजन लगेंगे, बाकी सबके पे 2 लगेंगे। तो देख लो टोटल काउंट कर लो कितने हो गए बॉन्ड, देखो 3 तो यहाँ पर 3, 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड 30। इस तरह से काउंट करना। अगर ये ब्यूटीन होता तो मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, कहीं एक जगह डबल बॉन्ड है, तो एक डबल बॉन्ड बना के बाकी सारे हाइड्रोजन लगा के कर लो। ये 4 कार्बन हो गया, यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, तो अब ये 2 तो हाइड्रोजन यहाँ आएंगे, इसके पास एक ही हाइड्रोजन आएगा क्योंकि 3 ऑलरेडी है सेटिस्फाइड, यहाँ 2 आएंगे और यहाँ 3 हाइड्रोजन आएंगे। तो टोटल कोवलेंट बॉन्ड कितने हो गए, देखो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, नंबर ऑफ बॉन्ड 12 हो गए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन, इथेन। यहाँ पर किसी का भी आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछा जा सकता है, एल्केन एल्किन एल्काइन सीरीज में से किसी भी मेंबर का पूछा जा सकता है। सबसे पहले आपको करना क्या है, देखना है कि कितने मेंबर है। भाई यहाँ पर ईथ है मतलब 2 मेंबर है।
अगर मीथ है मतलब एक मेंबर है, मीथेन का एक मेंबर केवल एल्केन का ही होगा, ठीक है, बाकी तो एक कार्बन वाला जो मीथेन है, मीथेन ही बनेगा, मीथीन और मिथाइन तो बनेगा ही नहीं, ठीक है। इथीन से आगे फिर तीनों के बनेंगे, ठीक है, इथेन, इथीन, इथाइन, प्रोपेन, प्रोपिन, प्रोपाइन, ब्यूटेन, ब्यूटीन, ब्यूटाइन, ऐसे किसी का भी बन सकता है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको नंबर ऑफ कार्बन फाइंड आउट करने हैं कि कार्बन के कितने नंबर है, एटम के कार्बन के कितने हैं। मीथ है एक, ईथ दो, प्रोप तीन, ब्यूट चार, इस तरह से होगा। ईथ का मतलब दो कार्बन है। अब देखो सफिक्स क्या है, ईन है कि एन है कि आइन है, यानी एल्केन, एल्किन, एल्काइन में से क्या है। अगर ए यानी एन है मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, अगर ईन है मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, और अगर एल्काइन है YNE है तो मतलब कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। ये ध्यान रखना है। अब फिर बाकी वैलेंसी जो बच गई कार्बन की वो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करो। जैसे यहां पर इथीन है, ईन है, ईथ का मतलब दो कार्बन हो गए, ठीक है, ईथ का मतलब दो कार्बन हो गया, और ईन लग रहा है, ईन लग रहा है मतलब एल्कीन है, यानी डबल बॉन्ड आएगा कार्बन कार्बन के बीच में, डबल बॉन्ड। अब कार्बन की दो वैलेंसी हो गई पूरी, इसकी भी दो हो गई, तो दो हाइड्रोजन और लग जाएंगे यहां पर, ये दो हाइड्रोजन इससे और दो हाइड्रोजन इससे। अब इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना दो। एक बॉन्ड का मतलब दो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे, ठीक है, एक बॉन्ड मतलब दो इलेक्ट्रॉन, तो यहां पर ये बॉन्ड किसके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में, तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का। अब ये एक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड किन किन के बीच में बन रहा है बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, तो एक इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का। बस ऐसे शो करते हुए बना दो, ये हो गई C2H4। डबल बॉन्ड है बीच में कार्बन कार्बन के बीच में, तो डबल बॉन्ड का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इस कार्बन के 2 इस कार्बन के। सिंगल बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, मतलब दो दो इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का, एक कार्बन का एक हाइड्रोजन का, इस तरह से टोटल 8 होने चाहिए। आउटर मोस्ट में कार्बन के देख लो 4, यहाँ पर 2 + 6 + 2 8 हो गए, इसके भी 8 हो गए, 4 + 2 + 2 8। हाइड्रोजन के दो दो होने चाहिए, सबके पास दो दो है। अब अगला मेंबर यहाँ पर इथेन है, यानी ये एल्केन है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ईथ मतलब दो कार्बन दोनों और सिंगल बॉन्ड। जब सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर अभी 3 वैलेंसी और रहेगी कार्बन की, तो वो तीनों किससे सेटिस्फाई होगी, हाइड्रोजन से, तो यहाँ 3 हाइड्रोजन है, इस कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, बाकी 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हो गए, टोटल 8 हो गए। ऐसा ही इसके साथ में, तो ये इलेक्ट्रॉन टोटल। और भी जिसकी भी पूछे आप इस तरीके से, सबसे पहले ईथ, मीथ, प्रोप, ब्यूट यानी कितने कार्बन है, फिर देखो सफिक्स क्या है, इन, आइन, एन में से क्या है, यानी सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, और फिर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, C3H8 बिलोंग्स टू होमोलॉगस सीरीज ऑफ, ठीक है, MCQ टाइप का क्वेश्चन है, हालांकि MCQ नहीं आएंगे, लेकिन इसको है ना डिस्क्रिप्टिव में भी पूछा जा सकता है। C3H8 बिलोंग्स टू विच होमोलॉगस सीरीज। तो सबसे पहले आपको देखना है कितने कार्बन है और फिर कितने हाइड्रोजन है। देखो यहाँ पर 3 कार्बन 8 हाइड्रोजन, तो 3 कार्बन हमने पहले ही ऐसे लिख दिए, ठीक है। अब 8 हाइड्रोजन है तो सेटिस्फाई करके देखते हैं वैलेंसी सारी सेटिस्फाई हो जाती है कि नहीं है। अगर मैं देखूं यहाँ इसकी एक वैलेंसी हो रही है इस कार्बन की, तो यहाँ पर मैं 3 हाइड्रोजन और जोड़ देता हूँ इसमें, ठीक है। इस कार्बन की 2 वैलेंसी सेटिस्फाइड हो रही है तो मैं 2 और हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ देता हूँ। इस कार्बन की 1 सेटिस्फाई हो रही है तो मैं 3 हाइड्रोजन और जोड़ देता हूँ, तो मेरे पास टोटल 8 हो जाने चाहिए। 3 2 5 और 3 8, C3H8 बन गया। इसका मतलब बस यही सिंगल बॉन्ड वाला ही है, ये एल्केन का ही मेंबर है। तो एल्केन का मेंबर है तो कौन सी सीरीज में आ जाएगा, एल्काइन, एल्किन, एल्केन, एल्केन्स, ठीक है। ये ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ इथेनोइक एसिड, हालांकि ये है नहीं, लेकिन अगर आपको मोलिकुलर फॉर्मूला देके इसकी स्ट्रक्चर पूछी जा सकती है, CH3COOH, ठीक है। देखो COOH ये जो है ना, ये फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड का, इनका सफिक्स जुड़ता है ओइक एसिड। अब यहाँ पर कितने कार्बन हो गए, देखो 1, और इसको भी इंक्लूड करना है, इस कार्बन को भी आपको काउंटिंग में इंक्लूड करना है। COOH जो फंक्शनल ग्रुप है ना, ये कार्बन भी, तो टोटल कार्बन कितने हो गए 2, तो 2 को बोलते हैं ईथ, ठीक है। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इसका ओइक एसिड लास्ट में जोड़ दो, तो इथेनोइक एसिड, ओइक एसिड, इथेन है तो इथेनोइक एसिड, ये इथेनोइक एसिड। अब इसकी स्ट्रक्चर इस तरह से होती है, देखो एक कार्बन से यहाँ 3 हाइड्रोजन है, ठीक है, ये 1, ये 2 और ये 3 हाइड्रोजन। फिर ये जो कार्बन है ना, इससे डबल बॉन्ड से एक तो ऑक्सीजन जुड़ी रहती है, और फिर जो दूसरी ऑक्सीजन है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ी रहती है, और उस ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन जुड़ा रहता है। तो इस तरह से CH3COOH होता है। अब इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनानी है तो बना लो भाई। चलो सबसे पहले ये कार्बन बना देते हैं, ये कार्बन बना दिया। अब इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए, तो 3 हाइड्रोजन जोड़ दो, ये एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन और ये तीसरा हाइड्रोजन, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक हाइड्रोजन का आ गया, एक कार्बन का आ गया, ठीक है। अब इधर क्या है, सिंगल बॉन्ड से दूसरा कार्बन जुड़ा हुआ है, तो ये सिंगल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, एक इस कार्बन का एक इसका, ठीक है। अब इस कार्बन से एक डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन जुड़ी हुई है, तो ये ऑक्सीजन, और डबल बॉन्ड का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 4, तो ये 1 2 कार्बन के और ये 2 ऑक्सीजन के, 4 हो गए, ठीक है ना। अब ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में होते हैं 6 में से 2 तो यहाँ पर आ गए, तो 4 अभी इसके पास और है,
टोटल 8 होने चाहिए आउटर मोस्ट में, 4 ये और 4 ये 8 हो जाएंगे। अब यहाँ सिंगल बॉन्ड से फिर एक ऑक्सीजन जुड़ी है, तो सिंगल बॉन्ड का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन बना के ऑक्सीजन बना दो। ऑक्सीजन के 8 होने चाहिए, आगे एक हाइड्रोजन और जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन से, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया और ये ऑक्सीजन का हो गया मान लो, ठीक है। टोटल कितने 4 इसके यहाँ रहेंगे, क्योंकि 6 होते हैं ना आउटर मोस्ट में, 6 में से 4 यहाँ, एक इधर हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, एक कार्बन के साथ शेयर करेगा। अब देख लो कार्बन के 4 और 2 6 और 8 हो गए, ऑक्सीजन के 4 ये और 4 ये 8 हो गए, यहाँ हाइड्रोजन के सबके पास 2 2 हो गए, इस कार्बन के देख लो 2 4 6 और 8, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन स्ट्रक्चर हो गई। अगला क्वेश्चन है राइट द नेक्स्ट होमोलॉजी ऑफ, राइट द नेक्स्ट होमोलॉजी ऑफ, इनके नेक्स्ट होमोलॉजी लिखना है आपको। तो नेक्स्ट होमोलॉजी के लिए कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा CH2 प्लस कर दो इसमें, ठीक है। मैंने बताया आपको CH2 प्लस कर दो, तो C2 में एक और C जोड़ दिया तो हो गया C3, H4 प्लस 2 तो 6, C3H6। इसका नेक्स्ट मेंबर क्या होगा, इसमें भी CH2 जोड़ दो, C4 की जगह हो गया C5 और H6 प्लस 2 H8, C5H8, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द नेम एंड फॉर्मूला ऑफ द सेकंड मेंबर ऑफ होमोलॉगस सीरीज हैविंग जनरल फॉर्मूला। ये जनरल फॉर्मूला है, तो ये जनरल फॉर्मूला हमें पता है एल्केन का, ये एल्किन का, ये एल्केन का, इनका सेकंड मेंबर लिखना है। तो एन नंबर, एन की जगह कितना लिखना है 2, तो सी की एन यानी C2, ठीक है। हाइड्रोजन 2 इंटू एन, एन का यहाँ पर एन है 2 प्लस 2, तो 2 प्लस 2 4 प्लस 2 6, ठीक है। तो ये हो गया C2H6, ये सेकंड मेंबर हो गया। इसका सेकंड मेंबर बनाना है, एन की जगह 2 लिखना है, तो C2H2 इंटू 2 कितना हो गया 4, तो C2H4 इसका सेकंड मेंबर हो गया। इसका सेकंड मेंबर बनाओ, तो CN की जगह आ गया 2, H2N माइनस 2, तो H2 इंटू एन की वैल्यू 2 माइनस 2, 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 2 2, तो C2H2, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला बन गया, इस तरह से करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। व्हाट आर आइसोमर्स, हाउ मेनी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर ब्यूटेन, वाई आइसोमरिज्म इज नॉट पॉसिबल इन फर्स्ट 3 मेंबर्स ऑफ एल्केन सीरीज, ठीक है। 3 क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, आइसोमर्स की डेफिनेशन बतानी है, ब्यूटेन के कितने आइसोमर बन सकते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर, और जो फर्स्ट 3 मेंबर है एल्केन सीरीज के उनमें आइसोमर्स क्यों नहीं बनते। तो सबसे पहले देखो आइसोमर्स क्या है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, और वी कैन से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर नोन एज आइसोमर्स। जैसे अगला क्वेश्चन है हमारा कि ब्यूटेन में कितने आइसोमर्स है, तो ये ब्यूटेन है C4H10, भाई एल्केन है, एल्केन है ना, तो ब्यूट का मतलब हो गया 4 कार्बन, 4 कार्बन के साथ में 10 हाइड्रोजन आ जाएंगे, C4H10, जनरल फॉर्मूला CnH2n प्लस 2 है, तो Cn की जगह 4 करो तो C4H2 इंटू 4 8, 8 प्लस 2 10, तो C4H10 हो गया। अब 4 कार्बन को आप एक तो ऐसा सीधा रख सकते हो स्ट्रेट चेन में, ठीक है, एक इनकी ब्रांचिंग हो सकती है, इसके अलावा और कोई स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल नहीं है, इसमें 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल होंगे, बाकी जो बचे वो आप हाइड्रोजन लगा दो, ठीक है। एंड्स पे 3 हाइड्रोजन लग जाएंगे, बीच वालों पे 2 लग जाएंगे, ठीक है। तो 3 + 3 6 + 2 8 + 2 10, C4H10 दूसरा ये हो सकता है, ठीक है। ये ब्रांचिंग, केवल यही ब्रांचिंग, अगर यहाँ आप ब्रांच करके बनाते हो ना तो वो ब्रांच नहीं, वो तो स्ट्रेट चेन है, आप इसको सीधा उठा के इधर रख दो तो वो तो स्ट्रेट चेन हो गई, है ना। यहाँ अगर आप ब्रांचिंग करते हो तो ये भी स्ट्रेट चेन है, ये ब्रांचिंग नहीं है, इसको आप पकड़ के यूं रख दो सीधा हो गया। तो ब्रांचिंग केवल एक ही जगह पॉसिबल है, ठीक है, बीच वाले कार्बन पे यहाँ पर, तो एक ही हो गया। अब देखो यहाँ पर इसके पास में 3 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएंगे, 3 यहाँ जुड़ जाएंगे और 3 यहाँ जुड़ जाएंगे, बीच वाले के पास एक ही हाइड्रोजन जुड़ेगा, तो C4H10, 2 आइसोमर्स आर पॉसिबल। स्ट्रेट चेन वाले को मैंने आपको बताया नॉर्मल कहते हैं, तो ये तो हो गया नॉर्मल एन ब्यूटेन, ठीक है। और एक ब्रांचिंग जो वाला होता है उसको बोलते हैं आइसो, तो इसका नाम हो गया आइसो ब्यूटेन, ठीक है। पेंटेन में 3 होते हैं, ब्यूटेन में 2 होते हैं। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखो व्हाई आइसोमरिज्म इज नॉट पॉसिबल इन फर्स्ट 3 मेंबर्स, फर्स्ट 3 मेंबर्स में क्यों नहीं बनते। तो अगर हम फर्स्ट 3 मेंबर देखें ना, बिकॉज फर्स्ट 3 मेंबर्स दैट इज मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन, फर्स्ट 3 मेंबर यही है भाई। एल्केन के फर्स्ट 3 मेंबर CH4 प्लस CH2 कर दो इसमें, तो C2H6 आ जाएगा, प्लस CH2 कर देते तो C3H8 आ जाएगा। मीथेन, इथेन, प्रोपेन contain only 1 2 and 3 carbon atom respectively, and with only 1 2 and 3 carbon atom it is not possible to have different arrangement of carbon atom। भाई आप यहाँ पर आप डिफरेंट अरेंजमेंट कर ही नहीं सकते। जैसे 1 कार्बन है तो आप इस 1 कार्बन का क्या अलग अलग अरेंजमेंट होगा, एक यही होगा। अगर 2 कार्बन है, ये 2 कार्बन है, तो आप क्या डिफरेंट अरेंजमेंट क्या होगा, आप ऐसे लिखो इनको, चाहे ऐसे लिखो, बात तो एक ही है, कोई ब्रांचिंग है ही नहीं। 3 कार्बन है, ये 3 कार्बन है, ये लो। अब इनमें ये स्ट्रेट चेन ही बनने वाली है। अगर आप इस कार्बन को यहाँ ब्रांच करके यहाँ जोड़ते हो तो भी ये तो है तो स्ट्रेट ही, इसको उठा के इधर रख लो। तो इनमें कोई डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है, बिकॉज डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम इज नॉट पॉसिबल इन फर्स्ट 3 मेंबर्स। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई कार्बन शोज वर्सेटिलिटी
वाई कार्बन फॉर्म्स ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। देखो ये क्वेश्चन अभी सैंपल पेपर में आया था, ठीक है, कि कार्बन की वर्सेटाइल नेचर क्यों होती है, ठीक है, या कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बनते हैं। तो यहाँ पर आपको दो प्रॉपर्टी लिखनी है जो बुक में दे रखी है कि इन दो प्रॉपर्टीज की वजह से कार्बन इतने सारे कंपाउंड बनाता है, एक तो कैटेनेशन और दूसरा टेट्रावैलेंसी। थर्ड पॉइंट आप इसमें ये भी लिख देना, स्मॉल एटॉमिक साइज भी। क्यों लिखना अभी बताऊंगा आपको। सबसे पहले बात करते हैं हम कैटेनेशन की। कैटेनेशन क्या है? तो कैटेनेशन इज द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, ठीक है, सेल्फ लिंकिंग, अपने जैसे दूसरे एटम के साथ में जुड़ के लंबी चेन बना लेना। कैटेनेशन इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम to form bonds with other atom of carbon giving rise to large number of molecules। कार्बन के एटम कार्बन के दूसरे एटम के साथ में सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी के द्वारा इस तरह से लिंक होते हैं और एक लंबी चेन बना लेते हैं और ये स्टेबल और होती है, ठीक है। हालांकि कैटेनेशन की प्रॉपर्टी सिलिकॉन में भी होती है। सिलिकॉन भी सेम, जो ग्रुप नंबर 14 है उसी का मेंबर है। सिलिकॉन में 7 या 8 अप टू 7 और 8 मेंबर कैटेनेशन इज पॉसिबल। आफ्टर दैट कैटेनेशन इज नॉट पॉसिबल और द कंपाउंड फॉर्म्ड आफ्टर दैट आर नॉट स्टेबल, ठीक है। क्यों नहीं होता? तो उसका रीजन ये है, स्मॉल एटॉमिक साइज ऑफ कार्बन, जबकि सिलिकॉन की एटॉमिक साइज ज्यादा बड़ी होती है। अगर हम कार्बन और सिलिकॉन की साइज को कंपेयर करें ना, तो कार्बन का एटॉमिक, अभी हमने 5th चैप्टर पढ़ लिया, अब हमें पता हो गया कि नंबर ऑफ सेल और नंबर ऑफ ग्रुप का मतलब क्या है। नंबर ऑफ सेल की अगर हम बात करें, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है कार्बन का, तो यहाँ पर कितने सेल है? K और L, 2 सेल है, ठीक है। तो कार्बन के अंदर क्या होता है? ये 2 ही सेल है, छोटी एटॉमिक साइज है। अब अगर हम बात करें 6 है इसका एटॉमिक नंबर, और सिलिकॉन जो है ना वो है कितने पे? 14 पे। सिलिकॉन जब 14 पे है, सिलिकॉन 14 पे है, तो यहाँ पर देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 284, यानी इसमें 3 सेल बन गए, K, L और M। तो सिलिकॉन की अगर हम एटॉमिक साइज की बात करें ना, तो 1, 2 और 3 एटॉमिक साइज ज्यादा बड़ी होने की वजह से जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ होंगे, इसमें होंगे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल में। तो ये डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से ये जो प्रोटॉन है इन इलेक्ट्रॉन को अच्छे से बाइंड करके नहीं रख पाते, ठीक है। जब ये बाइंड करके नहीं रख पाएंगे तो ये लूजली पैक्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो स्टेबल नहीं है। तो 7-8 तक तो ठीक है, उसके बाद में ज्यादा होने पर, सिलिकॉन ज्यादा होने पर ये स्टेबल कंपाउंड नहीं बना पाता। लेकिन इसकी छोटी एटॉमिक साइज है, छोटी एटॉमिक साइज है तो डिस्टेंस कम है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। भाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, प्रोटॉन यहाँ पर है, कम डिस्टेंस है, एटॉमिक रेडियाई कम है, इस वजह से ये स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, तो स्टेबल कंपाउंड फॉर्म होंगे। इसी वजह से कार्बन की स्मॉल एटॉमिक साइज होने की वजह से ही स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। द कार्बन कंपाउंड्स फॉर्म्ड आर स्टेबल बिकॉज ऑफ द स्मॉल एटॉमिक साइज ऑफ द कार्बन एटम। तो एक तो ये हो गया कैटेनेशन। दूसरा टेट्रावैलेंसी। 4 वैलेंसी होने का फायदा भी है कि कार्बन हैज 4 वैलेंसी, सो इट कैन फॉर्म बॉन्ड विथ 4 एटम ऑफ कार्बन, है ना। ये एक कार्बन का एटम दूसरे 4 कार्बन के एटम के साथ में बॉन्ड बना सकता है 4 वैलेंसी होने से। 3 वाला 3 के साथ ही बनाएगा, 4 वाला 4 के साथ में, तो ज्यादा कंपाउंड बना सकता है ना भाई। 3 कार्बन वाले का अलग नाम होगा, 2 कार्बन वाले का अलग नाम होगा। अच्छा, साथ में इसमें है ना मोनोवेलेंट अगर कोई दूसरे, तो उनके साथ में भी, जैसे CCl4 बनता है जिनकी सिंगल वैलेंसी है इसके साथ में, तो जैसे यहाँ पर Cl है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। तो CCl4 बना लेगा मोनोवेलेंट के साथ। अगर कोई डाई वैलेंट यानी जिसकी वैलेंसी 2 है, जैसे ऑक्सीजन है, जैसे बाई वैलेंट है, तो बाई वैलेंट के साथ ऑक्सीजन के साथ में ये 2 के साथ में बना सकता है, ठीक है। अब अगर जैसे मान लो कोई ऐसा है जिसकी वैलेंसी केवल 2 ही है, जैसे मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या बन गया? Mg, एक ही बनेगा। जबकि ये कार्बन जो है ना, इसके साथ में 2 ऑक्सीजन के साथ में भी बना सकता है, 1 ऑक्सीजन के साथ में भी बना सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कहने का मतलब ये है कि 4 वैलेंसी होने से ये एक साथ 4 एटम के साथ में बना सकता है। अब ये चारों एटम अलग अलग सेम है तो अलग कंपाउंड है, 3 सेम है, 1 अलग है तो वो अलग कंपाउंड है, 2 सेम है, 2 डिफरेंट है तो वो अलग कंपाउंड है। तो इस तरह से बहुत सारे कंपाउंड ही बना पाता है बिकॉज ऑफ दीज 2 प्रॉपर्टीज, कैटेनेशन एंड टेट्रावैलेंसी। और थर्ड प्रॉपर्टी है स्मॉल एटॉमिक साइज। नेक्स्ट देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। वाई कार्बन फॉर्म कोवलेंट बॉन्ड नॉट आयोनिक बॉन्ड, और वाई कार्बन कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय कोवलेंट बॉन्ड, और वाई कार्बन नॉट फॉर्म C4+ और C4-। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस बार इसके चांसेस ज्यादा है आने के। देखो कार्बन जो है ना, कार्बन कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता? कार्बन के कंपाउंड जो कोवलेंट बॉन्ड से फॉर्म होते हैं, आयनिक बॉन्ड से क्यों नहीं फॉर्म होते, यानी C4+ और C4- क्यों नहीं बनाता? इसका रीजन है, बहुत सिंपल सी बात है। देखो बताता हूँ आपको, समझना इसको कैसे करना। कार्बन कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड मेनली बाय कोवलेंट बॉन्डिंग, दैट इज बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज कार्बन एटम हैव 4 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर outermost cell, so needs to gain or lose to 4 electrons to attain noble gas configuration. Carbon form covalent bond. What is covalent bond? The bond which is formed by sharing of the electrons between 2 atoms, that is covalent bond. Why it form covalent bond? Because it need to gain or lose 4 electron, because it have 4 valence electron.
दैट्स वाई इट फॉर्म दी कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है भाई, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो या तो ये 4 लूज करे या 4 गेन करे। तो ये ना तो लूज करता है ना गेन करता है, दोनों ही जो कंडीशन है वो इसके लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये क्या करता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है। अब देखो क्यों नहीं बनाता, तो इसका रीजन ये है, यानी इसका आंसर जो है ना, ये क्यों नहीं फॉर्म करता, इसका आंसर क्या है, इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इफ इट कुड गेन 4 इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म C4 माइनस anion, बट इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द न्यूक्लियस विथ 6 प्रोटॉन टू होल्ड ऑन 10 इलेक्ट्रॉन्स। किस कंडीशन में, अगर ये C4 माइनस anion बनाता है और ये 4 इलेक्ट्रॉन अगर गेन करता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन की कॉन्फ़िगरेशन होता है 2-4। ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट सेल में ऑलरेडी है, 4 इसने और गेन कर लिया, आउटर मोस्ट फुल्ली फिल्ड हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। लेकिन इस केस में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए यहां पर, अब आउटर मोस्ट में हो गए इसके पास में 8 प्लस 2 10। प्रोटॉन तो उतने ही रहने वाले हैं ना, 6 प्रोटॉन को 10 इलेक्ट्रॉन को बांध के रखना पड़ रहा है, तो 6 प्रोटॉन के पास में इतना चार्ज नहीं है, या जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में बनेगा वो इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं बन पाएगा, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ओनली 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 10, नेगेटिव चार्ज जो है वो ज्यादा हो रहा है, इस वजह से कहीं ना कहीं ये इंबैलेंस हो जाएगा और स्टेबल नहीं रह पाएगा, इसलिए ये C4 माइनस anion नहीं बनाता। अब सेकंड सिचुएशन की, अगर ये लूज करे अपने चारों इलेक्ट्रॉन, है ना, और अगर ये C4 प्लस बनाए, कैटायन बनाए, तो ऐसे केस में क्या होगा कि इसके आउटर मोस्ट सेल में से, जो इसका आउटर मोस्ट सेल है, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन हमको रिमूव करने हैं। अब 4 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, यानी अभी यहाँ पर टोटल 6 इलेक्ट्रॉन और 6 प्रोटॉन है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, तो बहुत ज्यादा हाई एनर्जी हमको रिक्वायर्ड है, यानी हाई एनर्जी चाहिए, तब इसके 4 इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर सकते हैं। सो इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, और आफ्टर रिमूविंग द 4 इलेक्ट्रॉन देयर इज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, और वी कैन से दैट 6 प्रोटॉन आर होल्डिंग जस्ट 2 इलेक्ट्रॉन, सो इट इज नॉट पॉसिबल, और नॉट इट विल बी नॉट स्टेबल। ये भी स्टेबल नहीं होगा कि 6 प्रोटॉन केवल 2 इलेक्ट्रॉन को बांध के रखे हुए, 2 इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखे हुए, तो दोनों ही सिचुएशन इसके लिए पॉसिबल नहीं है। C4 प्लस कैटायन वाली क्यों पॉसिबल नहीं है, बिकॉज it would require a large amount of energy to remove 4 electron from its outermost shell. Because of these two region, carbon share its valence electron to complete its octet with other atoms to form covalent bonds. इसलिए ये covalent bond बनाता है, ionic bond नहीं बनाता। फिर जो covalent bond की प्रॉपर्टीज है उस पर कुछ क्वेश्चन बन सकता है कि भाई कार्बन है कंपाउंड है, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, वाई कार्बन कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो मैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताता हूँ। वाई कार्बन कंपाउंड जनरली हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, कार्बन कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होते हैं। आयोनिक कंपाउंड के हमने देखा कि बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड के बहुत लो होते हैं। तो कार्बन कंपाउंड के लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्यों होते हैं, बिकॉज कार्बन कंपाउंड्स आर जनरली फॉर्म्ड बाय कोवेलेंट बॉन्ड से बनते हैं, in which the force of attraction between their molecule is not very strong। ठीक है भाई, आयोनिक बॉन्ड जब बनेगा ना, तो जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ठीक है, इंटरमोलिकुलर, यानी एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में, जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, एक सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल और दूसरे सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल के बीच में इंटर आयनिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, दैट्स व्हाई दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बट in this case in covalent compound the compounds are formed by just sharing of electron, not the gaining or losing of electron. So because of this sharing of electron the interionic force is very weak, दो मॉलिक्यूल के बीच का इंटरमोलिकुलर फोर्स इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग, इंटरमोलिकुलर दो मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स स्ट्रॉन्ग नहीं है, इसलिए उनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाई कार्बन कंपाउंड नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखो, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए फ्री आयंस होने चाहिए, इफ देयर आर फ्री आयंस देन ओनली इलेक्ट्रिसिटी कैन बी कंडक्टेड। कार्बन कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट द लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन। लूजिंग और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विल प्रोड्यूस आयंस। भाई कैटायन और एनायन कब बनेंगे, जब C4 प्लस या C4 माइनस बनेगा कार्बन के केस में, ये बनता ही नहीं है इसमें, तो आयंस ही नहीं है, जब फ्री आयंस नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होगी, है ना। सो बिकॉज कार्बन कंपाउंड्स हैव कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन देम, सो दे डू नॉट गिव राइज टू एनी आयंस और इन देयर सॉल्यूशन और इन मोल्टन फॉर्म, दैट्स व्हाई दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक प्रॉपर्टी सोल्युबिलिटी वाली जो है ना वो और है कि कार्बन कंपाउंड जो है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होता है, जस्ट पेट्रोल डीजल इस तरह के जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है, जैसे पोलर सॉल्वेंट है वाटर, तो कार्बन के कंपाउंड वाटर में इनसोल्यूबल है। पोलर का यह मतलब है कि जैसे वाटर में H+ और OH- 2 पोल्स बन जाएंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। आयोनिक कंपाउंड्स आर द पोलर कंपाउंड्स, तो वो पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है, यानी जैसे सोडियम क्लोराइड नमक पानी में घुल जाता है, ये क्योंकि ये पोलर सॉल्वेंट है। लेकिन ये कार्बन कंपाउंड जो पोलर सॉल्वेंट है यानी वाटर है, इसमें डिसॉल्व नहीं होंगे,
उनकी सोल्युबिलिटी किसमें है? नॉन पोलर सॉल्वेंट में, यानी पेट्रोल में। नॉन पोलर पेट्रोल है, डीजल है, ठीक है, केरोसिन है, इस तरह के जो नॉन पोलर सॉल्वेंट है उसी में डिजोल्व होंगे, पोलर में नहीं होंगे, क्योंकि ये खुद नॉन पोलर है इसलिए। तो ये लगभग सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए इस चैप्टर के, जो भी इंपॉर्टेंट थे, जो बन सकते थे। जितना सिलेबस इस चैप्टर का हमारे इसमें है ना सिलेबस में, उसमें से ये क्वेश्चन, मतलब इन्हीं क्वेश्चन को आप घुमा फिरा के कैसे भी पूछ सकते हो। बाकी जो कंसेप्ट है वो यही रहने वाले भाई, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर रहने वाली है, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स रहने वाला है, होमोलोगस सीरीज रहने वाली है, आइसोमर्स रहने वाले हैं, या कार्बन की कंपाउंड, इसकी कैटेनेशन और ये प्रॉपर्टी टेट्रावेलेंसी, ये रहने वाला। बस यही तो 4-5 तो कंसेप्ट है, इन्हीं पे क्वेश्चन बनना है। तो वो सारे मैंने आपको इन क्वेश्चंस के थ्रू करवा दिए। चैप्टर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पूरे चैप्टर की वीडियो है, वहां से आप देख सकते हो। इनमें भी अगर अब भी कोई आपकी डाउट है तो आप कमेंट करके मतलब मुझे बता सकते हो, कमेंट करके आप मुझे बताना कोई भी अगर डाउट की। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, कैसा, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। लाइक चाहिए मुझे, फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए आप लोग, ठीक है। और बने रहिए मेरे साथ में, नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहा हूँ, नेक्स्ट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब पर अगला वीडियो लेकर आ रहा हूँ बहुत जल्दी। तो मिलते हैं अगले वीडियो।